नमस्कार बच्चों, हमारे लिए आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि हम एक ऐसी सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे जिनको मेहनत और सही गाइडेंस से जिन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया है। हाल ही में हमारे साथ कमल कुमार मौजूद हैं जिन्होंने आरआरबी आईबीपीएस बैंक में अपना सिलेक्शन लिया है। जो अपनी सक्सेस जर्नी है वो आपके साथ मेरे साथ शेयर करेंगे। कमल, आपको बहुत बहुत बधाई पावरमाइंड परिवार की तरफ से। थैंक यू। सबसे पहले आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम कमल कुमार है मैम। मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ और मैंने मतलब स्कूलिंग मेरी झुंझुनू में हुई है। प्राइवेट स्कूल झुंझुनू एकेडमी से की है मैंने स्कूलिंग। बीएससी मैंने प्राइवेट की है कॉलेज मोरारका से झुंझुनू में ही। बीएससी मैंने प्राइवेट की है, मेरे अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, उसमें 75 के अराउंड आए हैं। अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए कि फैमिली में कौन कौन है और उनका प्रिपरेशन में क्या रोल रहा। फैमिली में मम्मी पापा हैं। पापा दुबई रहते हैं। एक भाई है, एक बहन है मेरी। मेरी बहन आरआरबी में पीओ है पहले से ही। अच्छा। तो सपोर्ट का ऐसा कि मैम मेरे को कभी फाइनेंशियली तो बहन ने, भाई ने और पापा ने दिक्कत आनी नहीं दी। मतलब मैं जयपुर आता हूँ तो जैसे जयपुर आया मैं शुरुआत में तैयारी करने, तो मतलब किसी से ही पैसे मांग लेता हूँ। जैसे मेरे पास जैसे बहन से मांगे पैसे खत्म हो गए, जैसे बहन ने दिए उसके बाद मैं भाई को कॉल कर देता हूँ कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। भाई क्या करते? भाई भी प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं चिरावा में। अच्छा। हाँ। तो ये फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत आई नहीं। वैसे भी सपोर्ट पूरा है फैमिली का। तो ऐसा सपोर्ट रहा है कि मतलब मेरे पे आंख मूंद की विश्वास रहा एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाने से मना किया हो, कहीं रोक टोक की हो, या फिर जयपुर में ही पूछा तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हाँ ठीक है पढ़ रहा बस इतना ही पूछते थे। मम्मी का तो पूरा विश्वास ही था कि तरह हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा क्या कि पहले एयरफोर्स में हो गया था सिलेक्शन। वो भर्ती 2021 में रद्द कर दी थी गवर्नमेंट ने। इसलिए फिर मैंने टारगेट चेंज किए थोड़े। फिर हमारे को उधर एसएससी का कुछ पता नहीं था। मेरी बहन ने बताया कि एसएससी की तैयारी है, तू तैयारी देख ले, कोचिंग कहाँ से करेगा। फिर मेरा दोस्त हेमंत, उसने मेरे को बताया कि मैंने पावरमाइंड से कोचिंग की है, तो मैं यहाँ हेमंत से मिला, उसने मेरे को यहाँ एडमिशन करा दिया। प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया आपने और प्रिपरेशन के दौरान खूब चैलेंजेस आए होंगे, वो क्या क्या रहे? प्रिपरेशन तो मैं मेरी 2019 से चल रही। जैसे 19 में मैंने 12th की, उसके बाद मैं चिड़ावा गया कोचिंग करने एयरफोर्स की। ठीक है। तो पहली बारी में मेरा एयरफोर्स में सेक्शनल में कुछ रह गया, इंग्लिश में पास नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन दूसरी बारी में मेरा एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो रद्द हो गया। उसके बाद मैंने मतलब फोर्स के एग्जाम दिए, जो वो है बीएसएफ का दिया। हाँ, बीएसएफ आरओ का एग्जाम दिया। उसमें क्या कि मैं थोड़ा कमजोर था पहले, तो चेस्ट मेरे को उसमें भी आउट कर दिया। बाकी रिटर्न मेरा हो गया था, फिजिकल हो गया था, मेडिकल में चेस्ट में उसको मेरे को आउट कर दिया। उसके बाद मैंने ये फोर्स वाले छोड़े। उसके बाद मैंने एसएससी की तरफ टर्न लिया। मेरी बहन ने बताया कि एसएससी ठीक है, नौकरी बढ़िया है, मतलब साल टू साल रेगुलर वैकेंसी आती है, तो तैयारी करेगा तो हो जाएगा। तो फिर मैं एसएससी की तैयारी करने पावरमाइंड में आ गया। फिर मैंने पावरमाइंड में आने के बाद सबसे पहले दिया था पेपर, सीपीओ का पेपर दिया था, एसएससी सीपीओ का। उसका मेरा मतलब कोचिंग के साथ साथ ही उसका प्री निकल गया था। मैं यहाँ पे फिजिकल क्लियर हो गया उसका। मेंस के एग्जाम में बढ़िया नंबर थे, लेकिन मेरे को मेडिकल में आइज में आउट कर दिया सीपीओ में। वैसे फाइनल में भी मेरे को अच्छी मतलब आईटीबीपी तक मिल जाती, इतने नंबर थे मेरे, लेकिन आइज के कारण उसमें आउट हो गया मैं। उसके बाद मैंने जैसे कोचिंग अपनी पूरी हुई नहीं तो 2024 में मैंने सीजीएल का दिया था प्री। सीजीएल का प्री भी हो गया था। मेंस में आउट हो गया मैं। मेंस में फाइनल कट ऑफ में कुछ मतलब 10-12 नंबर कम थे, मतलब 3-4 क्वेश्चन का फर्क था। उसके बाद सीएचएसएल में भी मैं जब प्री दिया था उसमें 156 कट ऑफ गई थी 2024 में। मेरे 155 आए थे, प्री में रह गया था मैं 1 नंबर से। इस बार मेरा सीजीएल का निकला हुआ है मेंस। मेंस में अभी कंप्यूटर में थोड़ा है, एक क्वेश्चन का है, और सीएचएसएल का भी मेंस है अभी अगले महीने में। बाकी अभी आरआरबी मेंस में भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। हाँ, मेरे 327 के राउंड बन रहे हैं सीजीएल मेंस में। जब रिजल्ट आया, आपने अपना रिजल्ट देखा कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, तब आपकी और फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली को एकदम बहुत ज्यादा खुश थे। मतलब फैमिली को पता होएगा तो सही, लेकिन इतनी देर, क्योंकि शुरुआत से मैं मतलब लास्ट फाइनल स्टेज पे आकर रुक जाता था। लेकिन इस बार जब हुआ तो पहले मैंने मतलब घर पे फोन किया, पापा भी आए हुए हैं, घर पे ही है, तो पहले पापा को बताया। फिर पापा मतलब बहुत खुश थे। मम्मी को बताया, मम्मी कपड़े धो रही थी, अपने तो गाँव में वही चलता है, तो कपड़े धोते थे। वो फोन पर ठीक है बढ़िया हो गया, अब मैं कपड़े धोती हूँ अच्छे से। आपने इतने अटेम्प्ट लिए, मतलब जैसे सिलेक्शन तो सब में हो गया, कहीं ना कहीं जाके 1-2 नंबर से आप रुकते थे। इतने अटेम्प्ट लिए आपने, उन अटेम्प्ट से कुछ नया सीखने को मिलता था क्या? हर बार कई बच्चे जैसे होते हैं कि मैंने 3 अटेम्प्ट्स दे दिए, डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर अटेम्प्ट्स देके स्टूडेंट क्या सीखता है? एक तो हर एग्जाम का लेवल क्या है, मतलब, और हर एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। मतलब सब एग्जाम में लगभग क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा ही है। मतलब जो टॉपिक, कुछ टॉपिक हैं सिलेक्टिव, उनसे क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैथ में भी कुछ टॉपिक हैं और उनसे अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे एचसीएफ एलसीएम का कई बार पेपर में एकदम अच्छा सवाल बन जाता है, तो वो होता नहीं है। मतलब पेपर, इतने पेपर दे दिए मैंने, अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मतलब किसी भी पेपर में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। एसएससी के तो हर पेपर का पता कि लेवल क्या है। बिल्कुल। एसएससी मतलब
एसएससी में तो हर पेपर का लेवल एक जैसा ही रहता है, सीजीएल का थोड़ा बढ़ जाता है मेंस में आके, प्री तक तो बाकी सारे पेपर एक जैसे ही हैं, क्योंकि उनका लेवल, जीके का लेवल तो एसएससी में किसी से पकड़ में आता है नहीं, वही है। एक बात और, जब आप मेरे को मिलते थे ना, तो पता नहीं 1-2 स्टूडेंट और आपके ग्रुप में हैं, और आपको देख के मुझे क्यों पॉजिटिविटी आती थी कि ये तो सिलेक्ट होगा। हमेशा रोक के मैं पूछती थी ना कि क्या हुआ कमल, वो वही इसलिए कि मैम क्यों आती थी वो पॉजिटिविटी मुझे। आपने देखा होगा इधर तैयारी करते हुए किस हिसाब से मेहनत की है, और पेपर भी निकल रहे थे, मतलब लगातार प्री मेंस तक जा रहा था, तो मतलब लास्ट स्टेज पे जाकर रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आपको मतलब निकल जाएगा, इसलिए आपको मतलब वो विश्वास बना हुआ था, इसलिए आप पूछते थे हर बार। प्रिपरेशन के लिए आपने पीएमआई को ही क्यों चुना? क्योंकि पीएमआई से मेरे दोस्त पढ़े थे पहले, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी फैकल्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने देखा कि बाकी कोचिंगों में भीड़ बहुत ज्यादा है, और पावर माइंड में क्या कि हर बच्चे पे आप अपना फोकस दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन बैच बनता है, सिर्फ 60 बच्चों का बैच होता है, और टारगेट बैच भी बनता है, तो वो भी मतलब 100 के अराउंड बनता है, ज्यादा बड़ा कोई बैच लेते नहीं है। बाकी कोचिंगों में 200, 250, 300 के बैच बन रहे हैं। तो वहाँ क्या है कि मतलब जब तुम डेमो में जाते हो तब तो तुम्हारा हो जाता है टीचर से इंटरेक्शन, बाकी वैसे आई कॉन्टेक्ट बन नहीं पाता, क्योंकि वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं चारों ओर, लेकिन पावर माइंड में ऐसा नहीं है। जब आप बैठे हो तो पूरी क्लास का टीचर पे फोकस है, टीचर का भी फोकस है कि हर स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बाकी पावर माइंड में स्टडी का इतना माहौल है कि कैमरे भी चेक होते रहते हैं, कौन बच्चा क्या बात कर रहा है, क्लास में क्या कर रहा है, वो सारी जानकारी रहती है, हर बच्चे फोकस है। ये बात हेमंत ने बताई मेरे को, हम भी बोला कि पीछे बैठते थे, हम बहुत हाई हल्ला करते थे, मैडम आती क्लास आ जाती थी बीच में कि ये 6 बच्चे आ जाओ बाहर, कर क्या रहे हो तुम, ऐसे पूरे क्लास का माहौल खराब कर रखा है। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने जो आपको गाइड किया, उसमें कितना हेल्प मिला आपको प्रिपरेशन में, किस तरह मदद हुई? बहुत मदद हुई मैम। जैसे चौहान सर हैं, चौहान सर जैसे कोचिंग 6 बजे तक कोचिंग में है क्लास में, लेकिन 6 से 7 वो अपना क्या है कि डेली का उनका डाउट सेशन है, तो है बच्चों के साथ बैठना तो है, उस टाइम पे आप आओ, उस टाइम पे वो बताते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन है। अगर बच्चों के साथ बच्चों जैसे मतलब बैठ के सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन जैसे ले लिया कि वो देखते हैं, ऐसे दिखाते हैं मेरे को भी ये नहीं आता है तो मैं भी नहीं आता, चलो ट्राई करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं टीचर भी अपने आप में कि तू पहले कराएगा कि मैं पहले करूंगा, लेवल तो हमारा एक ही जैसा ही है, तुम भी मेरे से पढ़ रहा है, ऐसा है। टीचर क्या है कि जैसे जीके में बताए तो जीके में बोर्ड गाइडेंस मिलती है, और साइंस में तो आपका बताइए। पावर माइंड में डीटीएस सिस्टम चलता है, डेली टेस्ट सीरीज, क्या यूजफुल है? डीटीएस का ऐसा है कि पहले मैं आया तो मैंने संडे टेस्ट दिया, फिर टेस्ट का लेवल मेरे को क्या कि पहली बार में, जैसे मेरी बहन ने मेरे को थोड़ा मैथ के टॉपिक समझाए थे, क्योंकि वो बैंक में पीओ है, तो उसने समझाया था, थोड़ी बहुत मैथ मेरे को आती थी, मतलब पहले जब मैं कोचिंग लेने आया। फिर मैंने आके देखा कि यहाँ तो कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, मतलब टेस्ट का लेवल बहुत ज्यादा है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे पता लगा कि डीटीएस भी चलता है, तो फिर मैंने डीटीएस ज्वाइन किया, उसका एनालाइज किया, तो धीरे धीरे मार्क्स बढ़ने लगे। तो डीटीएस का बहुत रोल रहा है, क्योंकि मैंने लगभग शुरुआत के 6 महीने डीटीएस यहाँ पे लिया है। कभी मतलब 1-2 दिन स्किप हो जाता था शाम को, वरना मतलब जैसे सुबह नहीं दे पाता तो शाम को 2 टाइम लगता, तो ये भी फायदा है कि अगर किसी दिन दोपहर को स्किप होता तो शाम को दे देते थे। जो स्टडी का डेली रूटीन था, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो पढ़ाई के सेल्फ स्टडी के कितने घंटे, बच्चे ये पूछते हैं कि कितने घंटे आपने पढ़ाई करी? घंटे तो डे बाय डे ऐसे फिक्स तो है नहीं, मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कोचिंग के टाइम पे तो जैसे 2 बजे के आसपास फ्री हो जाते थे खाना पीना खा के, तो पहला है कि जिन दिन में अगर मेरे को नींद नहीं आती तो नहीं बैठ पाता है, तो 2 से 3 तो मतलब सोता ही था। उसके बाद लाइब्रेरी जाता था, तो 3 से 7-8 बजे तक खाना बनता था पीजी में, तो 3-4 घंटे पहले पढ़ लिए, जो कोचिंग में पढ़ रहा है वो कर लिया। उसके बाद खाना खा के आते वापस लगभग 11 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे, मतलब बीच में कहीं ऐसे 2 घंटे पढ़ लिए, दोस्त आगे उनके साथ चाय वाय पी के मूड फ्रेश करने चले गए, ऐसा है, वापस शुरू हो गए। तो टोटल कितने आवर्स निकल जाते थे? 4 से 5 तो निकल जाते थे, किसी दिन मतलब 1-2 दिन स्किप भी हो जाता था बीच में, तो उसका कोई है नहीं, ऐसे कोई दिन 1 घंटा भी निकलता था ऐसा। 4 पोर्शन है आपके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज का। आपने कैसे मैनेज किया, कौन सा स्ट्रॉन्ग रहा, और वीक था तो कैसे स्ट्रॉन्ग किया उसको? पहले तो कोई बच्चा होता तो उसका एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा होता है, हाँ, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसका कोर सब्जेक्ट होता है, उसको मार्क्स उसी से खींचने होते हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट को पहला टारगेट है कि उसको तैयार करना उसको। जैसे मेरा मैथ था, तो मैंने मैथ को इतना तैयार कर लिया कि पहले इससे नंबर नहीं जाना चाहिए मेरा। वो अगर तुम्हारा कोर सब्जेक्ट तो वो 1-2 मंथ में तैयार हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में मतलब रीजनिंग में प्रैक्टिस का खेल है पूरा, 1-2 घंटे तुम प्रैक्टिस करो रीजनिंग की डेली, उससे चल जाएगा काम। हल्के में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग स्कोर तो वही देके जाते हैं, मैथ रीजनिंग स्कोर देके जाते हैं, और जीके और इंग्लिश सिलेक्शन देके। बिल्कुल। उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया कि अलग अलग सोर्स से ट्राई किया, पहले पावर माइंड के, उससे क्या कि मेरा रिवीजन इतना हो गया इंग्लिश का कि वो, क्योंकि मैं गांव के बैकग्राउंड से हूँ, इंग्लिश मेरे को एकदम जीरो थी। जब पहली बार मौका दिया तो इंग्लिश में 2 क्वेश्चन सही हुए थे, या 2 या 3 ही सही हुए थे। तो धीरे धीरे करके मतलब इंग्लिश का भी रिवीजन से ही हो पाएगा जो क्लास में चल रहा है, प्लस तुम मॉक में क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है, उसको मतलब अप्रोच क्या लगानी है। एरर है तो एरर में पहले देखो कि नाउन की एरर है, प्रोनाउन की एरर, मतलब
जब सारे टॉपिक क्लियर होंगे तभी एरर पकड़ में आएगी, ऐसे बिल्कुल, आएगी ऐसे नहीं। तो आएगी नहीं। और वोकेब है तो वोकेब क्या है कि मतलब 600-700 वर्ड हैं हर पेपर में, वो 600-700 वर्ड हर एग्जाम में घूमते रहते हैं, वही वर्ड है, तो वो 600-700 वर्ड आपके आंखों के आगे से इतनी बार निकल जाएंगे कि 6-7 महीने की वो याद ही हो जाते हैं एक तरीके से। वही ये तो रिवीजन है, इंग्लिश का तो रिवीजन है। और जीके तुम्हें मतलब अगर स्कोर बढ़ाना है तो एक तो सेक्शन कट में फेल नहीं हो जाओ, ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी आपको उस पर ध्यान देना है कि उससे नंबर नहीं कटेगा, वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, इजी भी होते हैं, उनमें से क्वेश्चन आता भी है। ऐसा नहीं कि एकदम से हार्ड अपने लेवल के बाहर चला गया उसमें चले जाएं, ऐसा नहीं। जो अपने मतलब लेवल में है ऐसे पोर्शन छांटने पड़ते हैं सब्जेक्ट में, वो छांट के मतलब मार्क्स कौन से दिलाएंगे। हाँ, फिर हार्ड पे जाओ, इजी जब हो जाए तब हार्ड पे जाओ कि हाँ भाई अब जैसे मेरे को इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती, तो मैंने इकोनॉमिक्स को छेड़ा भी नहीं पहले। जब मेरे हिस्ट्री पॉलिटी और ये तैयार हो गए और बैंकिंग में भी जनरल अवेयरनेस है, मतलब करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर का क्या है कि दिल्ली भी थोड़ा अगर ले तो ठीक है, वरना जो मंथली पीडीएफ आती है जैसे पावर पॉइंट की आती है तो उससे तुम्हें तैयार करना ही पड़ेगा। उसमें जोर तो बहुत आता है, नींद भी आती है, लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आपने कहा कि किसी भी बच्चे का एक कोर सब्जेक्ट होता है, यानी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता ही है। मान लो कोई स्टूडेंट है बिल्कुल जीरो है, कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है, वो भी तो तैयारी करना चाहता है, नौकरी लगना चाहता है, तो वो क्या करे? ये वीडियो देख के वो तो घबरा जाए, मेरा तो कोई कोर सब्जेक्ट ही नहीं है, उसकी वो नहीं है, तो वो जैसे मैंने कमजोर सब्जेक्ट तैयार किया ना, उसकी स्ट्रेटजी वही है सेम कि तुम पहले तो उस सब्जेक्ट में इजी टॉपिक तुम्हें लगेगा, जब तुम पढ़ोगे हाँ, सब्जेक्ट नहीं तो होगा। इजी टॉपिक लगेगा, उस इजी टॉपिक को निकालो पहले कि ये इजी टॉपिक है। जैसे 15 चैप्टर हैं तो 5 इजी चैप्टर लगेंगे, पहले उन 5 को क्लियर करो कि हाँ भाई इजी वाला है, फिर थोड़ा मीडियम आएगा फेज कि मॉडरेट वाला कौन सा है टॉपिक लग रहा है मेरे को, फिर सबसे हार्ड वाले पे लास्ट में जाना है। अगर पहली बार हार्ड का लेके बैठे गए तो फिर तो आगे तैयारी बढ़ेगी नहीं। एक जो हर इंटरव्यू में हर बच्चे के साथ बातचीत होती है कि डीटीएस यानी मॉक, कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि पहले मैं बैच कंप्लीट कर लूं, फिर मैं उसका रिवीजन कर लूं, फिर मैं मॉक लगाऊं। एक जैसे बच्चा आते ही उसने प्रैक्टिस भी कर रहा है और मॉक भी साथ देना स्टार्ट कर दिया उसने एनालिसिस के साथ, कौन सा ठीक रहेगा? साथ ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें जो टॉपिक है ना कम से कम वो तो पता लगे उनमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं टॉपिक भी कवर हो गए उसके। जैसे अपन क्लास में जाते हैं, अब कोई टॉपिक चल गया और कोई क्वेश्चन पहले देखा हुआ है ही नहीं, तो बहुत नया हो जाएगा। अब आप मॉक दे रहे हो ना साथ में, तो ऐसे क्वेश्चन आप पहले देख चुके हो, मतलब थोड़ा बहुत तो पता है कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन तो है, तो उससे डर थोड़ा कम लगेगा, घबराहट कम होगी क्लास के टाइम पे भी। बाकी मॉक में कभी अगर 5 मॉक में अगर वो क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर आपने 5 बार ट्राई किया तो 6वीं बार आपसे खुद से बनने लग जाएगा वो 1-2 बार से, अगर बिना टीचर की हेल्प भी बन जाता है कई बारी, तो उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता अपना कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा भी नहीं है, ना पहले देखा था ना टीचर से सुना था, लेकिन फिर भी मैंने 6-7 बार मॉक दिया, उससे मेरा एक बार में तो हुआ, एक क्वेश्चन तो हुआ, उससे कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चला जाता है। आपने जब तैयारी करी थी प्रिपरेशन, उसके दौरान आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से? यदि ऐसा लगा तो मोटिवेट कैसे किया खुद को? फिर ऐसा लगता था तो मेरे दोस्त बहुत है मैम, जैसे दोस्त है ना, तो वो क्या है कि जैसे मुंह बन जाता है, उनको पता लग जाता है कि नहीं आज इसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो ले जाते हैं बाहर, मतलब थोड़ा चहल पहल रहती है, हंसी मजाक वाले हैं सारे, कपिल शर्मा भी फेल उनके आगे, ऐसे वाले हैं, तो दोस्ती का रोल बहुत रहा है। वो मोटिवेट कैसे करते थे? तो डिमोटिवेट आप हो गए कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा, तो डिमोटिवेट हो गए, फिर मोटिवेट कैसे करते थे? उनके साथ बाहर ले जाते, वो बैठाते, जब अगर 2 मिनट तुम्हें ध्यान रहेगा कि तुम डिमोटिवेट हो, उसके बाद तुम भूल जाओगे, उनके साथ बैठे हो तो 10-15 मिनट में तुम्हें घुमा देंगे और अपने जैसे कर लेंगे, फुल एनर्जी के साथ वापस। ठीक है। प्रिपरेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? कई बच्चों की कंप्लेन होती है कि टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, हम कहते हैं मॉक लगाओ, मॉक के लिए टाइम नहीं मिल पाता, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? टाइम तो कभी कभार तो जैसे 7 दिन है तो 2-3 दिन में तो एक सब्जेक्ट छूट जाता है, मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे आधे टारगेट मतलब 4 सब्जेक्ट के टारगेट ले रखे हैं, 3 सब्जेक्ट के पूरे हो रहे हैं ना, जैसे शुरुआत के 3 दिन 3 सब्जेक्ट के टारगेट पूरे हो गए, तो लास्ट के 2 दिन जो टारगेट बचा हुआ जिस सब्जेक्ट का, उसका पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले सब्जेक्ट को तो अपने टारगेट ले रखे हैं, वो तो पूरे हो गए हैं। तो एक दिन मतलब एक सब्जेक्ट रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे जाके कवर हो जाएगा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि तैयारी लंबी चलती है, 5-6 महीने हैं अपने पास, मतलब टारगेट बनाने चाहिए थोड़े बहुत। ऐसे नहीं कि कोई सबका अलग अलग लिखने का होता है, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है। मैं तो जैसे सुबह जाके बैठता हूँ ना सीट पे, तो पहले दिमाग में डिसाइड कर लेता हूँ मेरे टारगेट क्या क्या है आज के लिखना, क्योंकि मेरे को याद रहता है कि ठीक है, वो उससे कि चलता रहता है कि पहले मेरे को सुबह जाके इंग्लिश है, इंग्लिश में वोके पढ़नी है, फिर ग्रामर पढ़नी है, उसके बाद मेरे को जीके पे आना है, तो मतलब सारे टारगेट मेरे दिमाग में चलते रहते हैं दिन भर। प्रिपरेशन के दौरान कई कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट करते हैं, जो आपने भी करी होगी, स्टूडेंट करते भी होंगे, वो कौन सी मिस्टेक है जो स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए? एक तो
जैसे दोस्तों में ठीक है, टाइम टू टाइम बाहर घूमना फिरना ठीक है, लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे मतलब 15 दोस्त हैं तो हर दिन कोई नया दोस्त आ रहा तुमसे मिलने, एक तो वो दिक्कत करते हैं। फिर उनके की बचने की कोशिश करो। ऐसे कोई बहाना बना दो कि नहीं मैं लाइब्रेरी में नहीं हूँ, ऐसे कुछ भी बोल दो मैं यहाँ हूँ नहीं, आज दूसरे दोस्त की साइड गया हुआ हूँ, मतलब ऐसे टालने की कोशिश करो। एक तो ये वाला मामला। हाँ, तुम्हारे जो 4-5 अच्छे दोस्त हैं उनके साथ ऐसा मत करो, क्योंकि वो फिर तुम्हें निकाल के ले आते हैं। उनके साथ जाना है, उनके साथ जाओ, 5-7 दिन बैठो, ठीक है, उनका मन खुश, तुम्हारा भी खुश, वो है। तो दोस्ती वाला सिस्टम ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और एक मोबाइल का सबसे बड़ा मिस्टेक करता है, डाइवर्ट करता है, उससे कैसे बचे आप? मोबाइल का मैम देखो, इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम का तो है एक इंस्टाग्राम ही है क्या जो डाइवर्ट करता जो डाइवर्ट करता है। मेरा भी मेरे से डिलीट होता नहीं है। देखो सीधी बात, मैं मतलब डिलीट करता हूँ तो 3-4 दिन में वापस डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने उसका टाइम कर दिया कि मेरे को 10 मिनट ही चलाना है इंस्टाग्राम। अगर एग्जाम टाइम है तो अगर तुम ऐसे टारगेट लोगे मेरे को 10 मिनट ही चलाना है, तो धीरे धीरे अपने आप वो 1-2 मिनट पे आ जाता है। मतलब तुम्हें ऐसे मन करता है कि कई बार देख ले तो किसी का मैसेज आ गया हो, क्या पता हो किसी ने कुछ नया लगा दिया हो, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे एग्जाम पास आती जाती है ना, वो भूल जाते हैं अपने आप ही। ये कि एग्जाम जैसे मेरे को टारगेट मिल जाता है ना कि 1 महीने बाद एग्जाम है, तो अच्छी पढ़ाई होती है। क्या मोबाइल की वजह से स्टडी रुकती है? कई बच्चे होते हैं क्लास में भी ऐसे देखते रहते हैं। बिल्कुल रुकती है, रुकती है। एकदम। खुद को ही बचना होगा उससे। खुद को बचना होगा। अगर तुम जिस टाइम पे जैसे क्लास ले रहे हो तो क्लास के टाइम पे क्लास ही लो, अगर फोन चलाना तो फोन ही चलाओ, वही है। जैसे मैं क्लास लेता था तो मतलब 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे तो फोन देखता नहीं। देख, सिलेक्शन के बाद अब नेक्स्ट गोल क्या है? एसएससी सीजीएल सीजीएल नारकोटिक्स एएसओ। पावर माइंड के स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? पावर माइंड के स्टूडेंट को इतना ही है कि फैकल्टी पे विश्वास रखो। पावर माइंड को तुम एक बार को भूल जाओगे, लेकिन पावर माइंड तुम्हें याद रखेगी, हर बार पूछती रहेगी जब भी तुम किधर भी मिलोगे। तो यही है, मिलोगे नहीं तो मैसेज मैसेज करते कर रहेंगे। देंगे हाँ भाई क्या हुआ, इतने दिन हो गए कोचिंग करके चला गया, अभी तक हुआ कि नहीं हुआ कहीं, वही है। अगर कोई भी दिक्कत है तो पावर माइंड, अगर कहीं भी कोई फैकल्टी मिलती है तो कहीं भी दिक्कत है तो बोलते हैं आप कोचिंग में आ जाओ, आपकी दोबारा कोई फीस नहीं लगेगी, आप उसी फीस में दोबारा मतलब कोई टॉपिक के डाउट है तो क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कमल, आप अपने प्रिपरेशन की जो जर्नी है, स्ट्रगल है, सिलेक्शन के लिए जो आपने मेहनत की वो आपने शेयर की, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे इस जर्नी को सुन के मोटिवेट होंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आपने जो अपना पोस्ट सोच रखा है वो आपको अगला गोल मिले। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।